तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एसके में दुमका यूनिवर्सिटी माइनर पेपर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं नोट्स सहित। ठीक है, रोने का मन कर रहा है। चलिए, क्या हो गया ऐसा, होता है ना कभी कभी। आप सोचिएगा, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, नहीं रे भाई। एग्ज़ाम का चक्कर है। जैसे से सीजीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत मेहनत किए थे 2 साल। मेरा रैंक आया, नंबर आया था 484। हमसे कम नंबर वालों का हो गया है, क्योंकि उन लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं और हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ज़्यादा मतलब 100% जितना सीट है उसमें से 50-60% तो घूस दे के ही सिलेक्शन लिया है। 40% लोग लगभग फेयर तरीका से लिया है। चलिए, हालांकि तो गवर्नमेंट जॉब को भरोसा मत कीजिए। ही बने तो हीरो, नहीं तो जीरो एक की बार। ठीक है, तो सबके भरोसे मत रहिएगा, अपना कोई काम धाम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 माइनर पेपर, पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका सिलेबस पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। तो मैं कंप्लीट तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जितना तक हो पाएगा अभी कराता हूँ। पहला है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 है आपका ठीक सिक्योरिटीज़ के बारे में, यूनिट 3 है आपका इक्विटी एनालिसिस के बारे में, और यूनिट 4 है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक, और यूनिट 5 है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी, ठीक, उसको प्रोटेक्शन सेफ्टी कौन देता है, तो सेबी के बारे में पढ़ना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें मैं आपको टोटल 21 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 10 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो फटफटाक करते हैं आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया है गवर्नमेंट जॉब के पीछे। 2017 से लगा हूँ यार, जब मैं 10th दिया था। 17 से 25 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 8 साल, लगभग 7 साल। ठीक है, एक जगह नौकरी लगा, 2 जगह नौकरी लगा, लेकिन काम पसंद नहीं आया, उसके कारण भी छोड़ दिए। एनआईटी जमशेदपुर में लगा था, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लगा था मनरेगा में, तो दोनों पसंद नहीं आया। चलिए, जो पसंद है वो मिलती नहीं है, और जो मिलता है वो पसंद नहीं है। सेम सिचुएशन ना विथ गर्ल्स। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 पेपर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे 5 मार्क्स वाले। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या है, निवेश क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई मनी इन्वेस्ट करो कहीं अच्छे जगह पे, बोलते हैं ना कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ सोचना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, यानी कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ देखें। ठीक है, तो भविष्य में आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धन का उपयोग करना निवेश कहलाता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में हमको प्रॉफिट कमाना है, इस नज़रिए से आप किसी पैसे को कहीं पे लगाते हैं तो वही आपका निवेश है। जैसे एलआईसी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया। फिक्स करते हैं, पैसा फिक्स करते हैं ना, जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, सिंपल भाषा का प्रयोग किया गया है। निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, भविष्य में नियमित आय प्राप्त करना और पूंजी की सुरक्षा करना, यानी कि भाई हमें जो है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एक अच्छा इनकम मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, फेस दिखाऊँ क्या, चलिए। और उसके बाद एक, हालांकि नहाया हुआ नहीं हूँ, ठंडा के दिन में कौन नहाता है ना जी। तो इन्वेस्टमेंट ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा फेस कैम ही वीडियो डालूंगा। चलिए, तो देखिए, निवेश हम लोग कब करते हैं, जब हमें भविष्य की चिंता होती है। जैसे आपने शादी किया, ठीक, एक मैं रियल इवेंट बताता हूँ। जब आप कोई शादी करते हैं, घर में बेटी होती है, ठीक, चाहे बेटा होता है, खास तौर पे बेटी जब होती है, तो आदमी सोचता है कि इसके फ्यूचर में शादी के लिए हमें पैसे जुगाड़ करने हैं। तो वो आदमी इन्वेस्ट करना शुरू करता है, कहीं पे एलआईसी खुला लेगा, ठीक है, चाहे कहीं पे जीवन बीमा खुलवा लेता है, चाहे उनके नाम से कहीं पे पैसा फिक्स कर देता है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट भविष्य की चिंता के लिए, ठीक, भविष्य में ज़्यादा पूंजी हो, ज़्यादा आय हो, उसके लिए जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वही आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निवेश की प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन विशेषता क्यों है, क्यों करते हैं? तो वो तो जानते हैं कि लाभ कमाने के लिए। उद्देश्य क्या है निवेश का? लाभ कमाना, भविष्य में लाभ कमाना, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए इसमें जोखिम भी होता है। जब आप निवेश करते हैं तो जोखिम भी हो सकता है कि भाई जैसे सहारा में निवेश किए, सहारा का पैसा डूब गया तो एक जोखिम है, ठीक। दूसरा विशेषता है कि प्रतिफल, ठीक है, हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है हो सकता है पैसा ही डूब जाए, ठीक। एक ये है कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, मानते हैं ना, तरलता हो उसमें कि भाई अगर मेरा अच्छा से नहीं निकाल पाए, 10 साल हम नहीं चला पाए, तो उसमें हम बीच को भी पैसा में निकाल सकते हैं, ठीक। समय तत्व होता है, एक मेच्योरिटी होता है कि 15 साल रखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये सब जोखिम भी है और विशेषता भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज क्या है? प्रतिभूति किसे कहते हैं, सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? तो लगता है फोटो हटाना पड़ेगा ना, नहीं हटाना पड़ेगा। तो प्रतिभूति वह वित्तीय दस्तावेज, जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके स्वामित्व का ऋण के अधिकार को दर्शाता है। सपोज दैट मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया अपना, मान लीजिए 10,000 का, ठीक है, किया नहीं हूँ एक बार किया था लेकिन निकाल लिया था। 10,000 का फिक्स डिपॉजिट किया, तो उसके बदले हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है ना, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, साइन रहता है बैंक के मैनेजर का, ठीक है। चाहे मैंने LIC खुलवाया है, सच में खुलवाया है, ठीक है, लगभग 3 साल हो गया, तो LIC खुलवाया, तो मुझे बाय पोस्ट LIC के द्वारा एक इतना मोटा डॉक्यूमेंट आया है जिसमें लिखा हुआ मेरा नाम, ठीक, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, एज, और कौन सा लिए हैं उनका इंश्योरेंस, कब तक कंप्लीट होगा, कितने रुपये का है, कितना हमको बेनिफिट मिलेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स में ब्यौरा लिखा रहता है। उसी को बोलते हैं क्या, प्रतिभूति सिक्योरिटीज। मतलब वो दस्तावेज जिसके द्वारा आप जो काम कर रहे हैं उसको कानूनी रूप से उसको वैध करता है, ठीक है। तो ये प्रतिभूति है, सिक्योरिटी से आप इसको लिख सकते हैं डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति के मुख्य प्रकार कौन से हैं? ठीक है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी? देखिए तो सिक्योरिटी का मेन टाइप्स क्या है? इक्विटी प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति यानी कि जब आप लोन लेते हैं, हाइब्रिड प्रतिभूति, ठीक है। तो लोन का जैसे कि मैंने बाइक लिया था लोन पे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो है इतना मोटा एक आया था डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट है। इक्विटी का डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक, हाइब्रिड का डॉक्यूमेंट आता है। कोई भी चीज़ आप जब करते हैं इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी, चाहे कोई भी कंपनी आपके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप लोग लीगली रूप से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं। जैसे मैंने जो ज्ञान सागर ऐप बनाया जहाँ पे मैं ये सारा PDF दूंगा आपको, उसका भी मुझे डॉक्यूमेंट मिला है लीगल रूप से, ठीक है। शायद खो गया है बोला, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिला है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, निवेश निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? जब आप निवेश करते हैं किसी कंपनी में तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो देखिए सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। निवेश उद्देश्य निर्धारित करना कि हमें क्या होगा, इसमें आप और जोड़ सकते हैं कि निवेश के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना फ़ायदा होगा, कितना टाइम रखना होगा हमें पैसे, ठीक, इसमें डूबने का खतरा कितना है, ठीक, अगर कुछ हो जाता है एक्सीडेंटल मामला तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। जैसे आप पैसा रखते हैं इंश्योरेंस, ठीक, बीच में अगर किसी के कुछ हो जाता है, विकलांगता या बाय इन केस डेथ हो जाता है, तो कितना पैसा अमाउंट मिलेगा, फैमिली को कितना मिलेगा, तो ये सारा जो इंश्योरेंस कवर किया जाता है वो सारे पहले आपको जानना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है जानकारी लेना, ठीक है। निवेश उद्देश्य निर्धारित करना यानी कि ये सब जानकारी लेना और तब जाके आपको डिसीजन लेना कि हमें करना है या नहीं करना है, ठीक है। जोखिम से क्या अभिप्राय है? रिस्क क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रिस्क इन इन्वेस्टमेंट? तो देखिए जब आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, निवेश, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में 7 साल का मेहनत, ठीक है, मेहनत इन्वेस्ट किया और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, ठेंगा ठेंगा मिला। तो आपको ये भी चीज़ देखना है कि जो चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले आप उस नज़रिए को जान लीजिए कि हमें फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि फ़ायदा जो है ना, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आप अपना टाइम, तो 90% संभावना है कि आपको असफलता मिलेगी। क्या मिलेगा? अनसक्सेस, फेलियर फेलियर मिलेगा। 2% संभावना है कि आप जो है सक्सेस कर जाएंगे, पास कर जाएंगे।
तो पहले आप देख लीजिए आप उस काबिल हैं या नहीं, जैसे कि मैं फेल होता गया, फेल होता गया, फेल होता गया। तो मेरी तरह टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बुड़बक हो जाएंगे, पैसा भी नहीं कमा पाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। चलिए हटा देता हूँ फोटो, डायरेक्टली करते हैं। तो अपेक्षित प्रतिफल, देखिए क्वेश्चन क्या था कि जोखिम से क्या अभिप्राय है, जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या जोखिम हो सकता है। अपेक्षित प्रतिफल में अनिश्चितता, यानी कि जो आपको प्रॉफिट मिलने वाले हैं उसमें अनसर्टेनिटी, निश्चित रूप से आप नहीं बोल सकते, ठीक है, तो जोखिम कहा जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाला का एग्जाम्पल, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक, पढ़ाई दिया और क्या मिला आपको, निश्चित नहीं है कि भाई हो ही जाएगा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो ये क्या है, एक अनिश्चितता है, जोखिम है। जोखिम केवल पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं किसी को, तो ये भी आपका जोखिम कहलाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका, जोखिम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो व्यवस्थित जोखिम, सिस्टमेटिक वे में एक जोखिम होता है और एक होता है अव्यवस्थित जोखिम। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो आएगा अव्यवस्थित जोखिम में, अनसिस्टमेटिक वे का। सिस्टमेटिक जोखिम जैसे कि आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, शेयर बाजार, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, एसआईपी मैंने करवाया था 1500 रुपया का, लगभग 2 साल हो गया यार, 18,000 नहीं 1 साल हो गया, 18,000 रुपया जमा है, फ़ायदा नहीं हुआ और बल्कि घट गया। तो ये शेयर बाजार में पैसा डूब भी सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है, तो इसको बोलते हैं कि व्यवस्थित जोखिम, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हैं तो ये आपका व्यवस्थित जोखिम या फिर अव्यवस्थित जोखिम में आता है, सिस्टमेटिक वे या अनसिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियामक कौन है। मतलब कि आप जितना भी भारत में इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं पैसा का, तो इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन देखरेख करता है कानूनी तौर पे, ठीक है। तो कानूनी तौर पे एक संस्था बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है सेबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड में बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको बोलते हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी हैं, शायद मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, मुंबई में इसका शायद हेडक्वार्टर है सेबी का, ठीक है। और माधवीपुरी इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। भारत में जितना भी, चाहे आप एलआईसी खोलते हैं, चाहे भी कोई भी इंश्योरेंस होता है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, ठीक है, तो वो सब किसके देखरेख में आता है, सेबी के देखरेख में आता है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट क्या है। तो वह बाजार जहां नई प्रतिभूतियों का निर्गम किया जाता है, ठीक है, जब आप बाजार में नए नए एक्सचेंज लाते हैं, ठीक है, तो वह क्या आता है, हमारा प्राइमरी मार्केट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मार्केट कौन है। तो वह बाजार जहां पहले से जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे जैसे टाटा का मैंने शेयर खरीदा, टाटा कंपनी है आपको मालूम है, ठीक, उसका मैंने शेयर खरीदा जो कि पहले से है, तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट में आएगा। इंडियन ऑयल है, ये सब में आजकल सब कुछ जो है, जैसे नाम सुने होंगे आपने सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक, आपने नाम सुना होगा गेल, गैस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आपने नाम सुना है इंडियन ऑयल, ये सब क्या गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं ये सब गवर्नमेंट नहीं है, ये सब PSU है। ये PSU क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए भैया। तो देखिए PSU जॉब्स, आपने नाम सुना होगा कि ये एक अच्छा PSU कंपनी में जॉब करता है। PSU क्या है, PSU दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट। PSU मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझा के, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि पब्लिक मतलब आम आदमी, ठीक, सेक्टर मतलब जानते ही हैं कि उसको बांट देते हैं खंडों में, यूनिट मतलब इकाई, तो प्रत्येक व्यक्ति का उसमें एक भाग होता है। जैसे कि सेबी जो है ये सब कंट्रोल करती है, मान लीजिए इसका शेयर, ये सब क्या करता है आजकल, सुना होगा कि इंडियन ऑयल का शेयर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, चाहे अपोलो टायर का शेयर, ठीक है, सब आदमी जो है अपना शेयर मार्केट में बेचता है, ठीक। जैसे मैंने PSU का शेयर खरीदा, स्टॉक मार्केट का नाम सुने हैं ना, वहाँ पे हर एक आदमी इसका शेयर खरीदा। जैसे मैंने 10,000 का PSU का शेयर खरीदा,
अब अगर इंडियन ऑयल बहुत सारे पीएसयू है, कंपनी है, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सब जितना भी ये सब पीएसयू कंपनी है। सपोज दैट मैंने सेल का एक शेयर खरीदा 20,000 का, चाहे इंडियन ऑयल का। अब इंडियन ऑयल अगर फायदे में जाएगी तो जितना मेरा 20,000 का जितना परसेंटेज बनता है उसके कंपनी में, जैसे 20 लाख करोड़ का उनकी कंपनी है, तो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 जितना परसेंट उस कंपनी का बनेगा, 0.002% चाहे जो भी बनेगा, ठीक है, तो उतना परसेंट का अगर प्रॉफिट होगा कंपनी का, तो उतना परसेंट प्रॉफिट हमको भी मिलेगा, समझे। अगर नुकसान होगा तो उतना परसेंट पैसा मेरे भी जो हम इन्वेस्ट किए उससे काटा जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही है पीएसयू जॉब्स, यानी कि इसमें पब्लिक के हाथ से भी पैसा को काटा जाता है और पब्लिक को भी प्रॉफिट दिया जाता है। इसी को तो बोलते हैं शेयर मार्केट, कि मार्केट में अगर कंपनी फायदे में जा रही तो आपका भी फायदा होगा, मार्केट में अगर कंपनी घाटे में जा रही तो आपको भी घाटा होगा। ये सब जानना बहुत जरूरी है इस पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड बनवा लीजिए 20 साल का चाहे 10 साल का। बॉन्ड मतलब होता है कानूनी रूप से आपको वैध दिया जाता है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो गया कि आप इस कंपनी के चाहे इसके इतने मेंबर हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एक ऋण साधन जिसमें निवेशक जारी करता धन उधार देता है और इसको कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है। इसमें और एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, इसमें कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है। बॉन्ड का कूपन पर क्या दर्शाता है? जो बॉन्ड का कूपन दर होता है, रेट, ठीक है, वो रेट क्या दर्शाता है? तो रेट जो है बॉन्ड पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज को दर्शाता है कि आपका एक साल में कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, 5%, 10%, 15%, जितना भी परसेंट का ब्याज फिक्स करती है कंपनी, ठीक है। आप उस पर एग्री करते हैं तब जाके आप बॉन्ड पे साइन करते हैं, और यह पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जोखिम क्या है? तो देखिए, जारीकर्ता द्वारा ब्याज या मूलधन का भुगतान न कर पाने की संभावना ही डिफ़ॉल्ट जोखिम है। सपोज दैट आपने ब्याज लिया, ठीक, और आप जो है टाइम पे नहीं कर पाए, जैसे आपने गाड़ी लिया, ठीक है, जनरली गाड़ी ही लेता है आदमी, तो जारीकर्ता द्वारा ब्याज या मूलधन का भुगतान न कर पाने की संभावना ही आपका डिफ़ॉल्ट जोखिम है। ईएमआई आपने टाइम पे नहीं किया तो वो आपका डिफ़ॉल्ट जोखिम है। अब उसके बाद क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं ना। क्रेडिट रेटिंग का उद्देश्य क्या है? क्रेडिट रेटिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार इसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने बाइक लिया था ये ईएमआई पे, ठीक है, एक भी इंस्टॉलमेंट मैंने मिस नहीं होने दिया, पूरा टाइम पे किया। मैंने लैपटॉप लिया वो भी ईएमआई पे, वो भी मैंने टाइम पे किया है, ठीक है, तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा बन गया है और उन लोग लोन के लिए बार बार हमको कॉल करता है मंथली में, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है कि जब क्रेडिट नहीं बोलते कि भाई बहुत क्रेडिट बना के रखा है तुम अपना, मतलब नाम प्रतिष्ठा, ठीक है। और नाम प्रतिष्ठा कैसे बनता है? आदमी की जब कोई खासियत देखी जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड या जारीकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करता है कौन? कंपनी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट बनता है। जैसे मेरा क्रेडिट अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है, तो मुझे लोन इजीली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कंपनी जहाँ पे मैंने ख़रीदा, जैसे मैंने बजाज का ख़रीदा है और मैंने हीरो फाइनेंस का ख़रीदा था, तो दोनों जगह से मुझे लोन का ऑफ़र आते रहता है, ठीक है, फ़ोन आते रहता है कि सर लोन चाहिए, लोन चाहिए। यार पागल कर देगा, ठीक है। तो क्रेडिट अच्छा रहेगा तभी लोन मिलेगा, क्रेडिट ख़राब हो जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, बस लोन, क्रेडिट, लंदर फंदर, यही सब आप पढ़िएगा इसमें। मौलिक विश्लेषण क्या है? फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस क्या है? तो देखिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और आर्थिक कारकों का अध्ययन करते हैं आप इसमें, इसी को फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस स्टडीज़ कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस स्टडीज़, जिसमें आप कंपनी का फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कितना इसका बजट है, कंपनी का एक साल का टर्नओवर कितना है, बैलेंस शीट क्या है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का पूरा कितना का क्या बोलते हैं एसेट है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स कितना है, इनटेंजिबल एसेट्स कितना है, टेंजिबल इंटेंजिबल आप सबको मालूम है अच्छी तरीके से, ठीक है, मुझसे बेटर ही जानते होंगे, मैंने तो आर्ट्स किया है इंटरमीडिएट, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन सब आप लोग तो फाइनेंस पढ़े होंगे, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है। मैंने पहले कॉमर्स लिया था, उसके बाद फिर साइंस लिया, उसके बाद फिर आर्ट्स लिया इंटर में। कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और आर्थिक कारकों का अध्ययन करना, ठीक है, कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये सब को फंडामेंटल स्टडीज़ या फंडामेंटल एनालिसिस स्टडीज कहते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी विश्लेषण किस पर आधारित है? टेक्निकल एनालिसिस किस पर बेस्ड है? तो शेयर मूल्य, व्यापार, मात्रा में पिछले आंकड़ों
पर ये सारे जो आपके हैं डेटा एनालिसिस, ये तकनीकी विश्लेषण करते हैं कि शेयर का मूल्य कितना है, ठीक है, जो आप शेयर बेच रहे हैं उसका कितना वैल्यू है, एक यूनिट का कितना दाम है उसका, ठीक। व्यापार मात्रा में पिछले आंकड़े क्या है, मतलब पिछले साल आपको फायदा हुआ था या लॉस हुआ था, ये सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, किसी भी चीज़ को कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस कर लीजिए एक बार, यानी कि देख लीजिए पिछले 5 सालों में कंपनी फायदे में जा रही है, घाटे में जा रही है, ठीक है, क्या है वो सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका कुशल बाजार परिकल्पना, इफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहलाती है। तो देखिए शेयर मूल्य में सभी उपलब्ध सूचनाएं पहले से शामिल होती हैं, ठीक है। जो भी आप शेयर मूल्य खरीदते हैं शेयर का वैल्यू में, उसमें सब जितना भी इंफॉर्मेशन होता है पहले से उसमें बता दी जाती हैं, ठीक है। तो कुशल बाजार की परिकल्पना क्या होती है कि भाई इफेक्टिव मार्केट करना है आपको तो सभी जानकारी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर बाजार में सभी उपलब्ध सूचनाएं पहले से शामिल होती हैं और उसको आपको स्टडी करना होता है, देन आपको इन्वेस्ट करना होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो विधिकरण का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो, क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में जोखिम को कम करना होता है, यानी कि जो रिस्क होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है और स्थिर प्रतिफल प्राप्त किया जाता है कि भाई अगर लॉस भी हो तो उतना ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, कम से कम लॉस को करने का प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका है निवेशक संरक्षण में सेबी की क्या भूमिका है। तो सेबी के बारे में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये जो सेबी है मैंने बताया भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है इसका, सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। और यह कंपनी को गाइडलाइंस देता है कि आपके पास इतना कंपनी का इतना क्या बोलते हैं पूंजी होना चाहिए, ठीक। और कंपनी ये रूल्स दे, इतना टैक्स दे, इतना कमाते हैं तो इतना टैक्स दें, ठीक है। गाइडलाइंस होता है सबका, तो ये गाइडलाइंस को दिखाती है, जैसे कि आरबीआई बैंकों के लिए गाइडलाइन करती है और सेबी जो है जितना भी भारत में इन्वेस्टमेंट होता है उन सभी इन्वेस्टमेंट का देखरेख करती है। तो निवेशक के हित की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है सेबी, ठीक है। सेबी में वैकेंसी भी आता है। चलिए आगे देख लेते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे अब आपको खुद करना होगा, मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। निवेश की अवधारणा एवं प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करें। निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके मेन पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैं थोड़ा सा बता दूँ ऐप के बारे में, मुझे लगता है आप सभी को मालूम है फिर भी बता दे रहा हूँ। ज्ञान सागर ऐप है हमारा, किसी को नहीं मालूम होगा तो ये चैनल का जो नाम है यूट्यूब चैनल का ज्ञान सागर, इसी के नाम पे इस ऐप को रखा गया है। ये लोगो देख लीजिए, इसी लोगो के नाम से अगर आप प्ले स्टोर में ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे अपना फुल नेम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका इस तरह से ऐप खुल जाएगा, ठीक है। और ऐप खुलने के बाद यहाँ पे आप ऑल कोर्स में आएंगे, ऑल कोर्स में आएंगे, ठीक है। ऑल कोर्स में अच्छा फ्री कंटेंट भी आप चाहे तो फ्री कंटेंट को देख सकते हैं, एक दो कंटेंट, ठीक। और ऑल कोर्स में आएंगे। ऑल कोर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का कोर्स मिलेगा। आपको लेना है अपना SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का, 60 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा। 60 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको जो है ये कोर्स खुल जाएगा। ये बोलिएगा 60 रुपया कितने दिन के लिए काम देगा, तो 4 साल के लिए, सेमेस्टर 3 में भी काम देगा, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, मतलब अभी अगर आप पेमेंट कर देते हैं 60 रुपया तो सेमेस्टर 3 का सब कंटेंट, सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 हर सेमेस्टर का फ्री हो गया, ठीक है। यहीं पे आपका सेमेस्टर 3 का है। MDC पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेमेस्टर 1, 2 और 3 के तीनों का। बाकी सेमेस्टर 3 का मेजर, माइनर, AC, सेक, ये सब आप जैसे सेमेस्टर 3 पे क्लिक करेंगे, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा ये वाला सेमेस्टर 3। हेडिंग में लिखाएगा 2024 के वीडियो से मेजर पेपर 4, 5, माइनर पेपर, MDC पेपर वहाँ पे ही दे दूँगा फ्रंट में ही, सेक पेपर, फिर AC पेपर आएगा, ठीक। इस पे नोट्स रहेगा, क्लिक करेंगे फिर उस पर तो नोट्स आएगा। नोट्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका नोट्स ओपन हो जाएगा कुछ देर बाद। और यहाँ से ये जो तीर का निशान है इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
इस पर आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ये 60 रुपया में मिल रहा है। 60 रुपया में 4 साल तक मिलेगा सभी पेपर का नोट्स, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं बोल दिया नहीं यार। चलिए 60 टका में 4 साल तक पढ़िए आराम से एकदम। बाय। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिभूति क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, ठीक है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ये बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके टोटल जो है 5 मार्क्स वाले कितने हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन, 6, 7, 8 से 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर 15 मार्क्स वाले आते हैं। 15 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपको 500 शब्दों में करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर करके दिखाया गया है डिटेल में, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आराम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इतना करके जाएगा ना, डेफिनेटली नहीं छूटेगा। 45 पेज का PDF है माइनर पेपर का, खोज के देखिएगा, सब का मिल जाएगा। और जिसका नहीं होगा बोल दीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट करके हम आपको आंसर, मतलब नहीं होगा तो अपलोड कर देंगे, ठीक है, जो भी डाउट्स होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।